आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक फसल को किस तरह से कंप्लीट बोया जाता है और किस तरह से एक किसान भाई अपने खेत में फसल को बोने के बाद में इस फसल से जो प्रोडक्शन मिलता है उसे किस तरह से अपने घर तक लेकर आता है और हम सभी लोगों तक ये किस तरह से पहुंचता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस सिंपल से क्वेश्चंस में बहुत मेहनत लगती है। अब इसे समझने के लिए हम एक स्टोरी के बारे में आपको बात करेंगे। देखिए, दो शहर से कुछ दो बहन भाई अपने नानी नाना के पास गांव में आते हैं घूमने के लिए। और जैसे वो वहाँ पर देखते हैं कि उनके नाना एक जगह जिसको खेत कहा जाता है उस खेत में होते हैं और अलग अलग वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं जिनसे वो काम कर रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उनका इंटरेस्ट इस बात में जगना स्टार्ट करता है। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है जानने की। तब उनके नाना उनको बताते हैं कि ये खुरपा है, ये हल है और इनका उपयोग इस तरह से किया जाता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। देखते हैं खेतों पर पानी चल रहा है, तो ये पानी किस तरह से चल रहा है, इतना ज़्यादा पानी कैसे चलाया जा रहा है और इसे क्रॉप में लगाया जा रहा है। और उनके नाना उनको बताते हैं कि हाँ बेटा, ये अनाज यहाँ से जब उग कर सही तरह से हमारे पास आएगा तब हम ये अनाज दूसरे लोगों तक भी किस तरह से पहुंचाते हैं इसके बारे में इनको बताते हैं। तब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने नाना के घर काफ़ी दिनों तक रुकते हैं। लेकिन वो कंप्लीट उस प्रोसेस को नहीं देख पाते कि किस तरह से उन्होंने फसल को बोया और किस तरह से उनके घर में अनाज आया। तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए वो अपने नाना के यहाँ पर बहुत दिनों तक, मतलब साल भर तक, 2 साल तक वहाँ पर रहते हैं और पूरे प्रोसेस को जानते हैं कि जब वो फसल कट जाती है तो नई तरह से किस तरह से फसल को बोया जाता है। तो क्या हुआ कि उनके नाना ने बताया कि देखो बेटा, 2 सीज़न होते हैं, गर्मी का और सर्दी का। उन्होंने उनको 2 बताए और जिसमें जो गर्मी का सीज़न होता है, इस सीज़न में हम धान की फसल को उगाते हैं और जो सर्दी का मौसम होता है इसमें हम सर्दियों वाली फसल को उगाते हैं, जैसे गेहूँ, मटर, है ना, सरसों। इन फसलों को उगाया जाता है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और किस तरह से उगाते हैं इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि देखो, सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है। तब वो कहने लगी नहीं नहीं, हमें स्टोरी नहीं सुननी है, हमें पूरा प्रोसेस देखना है। अब जब वो रुके हैं तो उनको पूरा प्रोसेस किस तरह से उनके नाना ने समझाया और बताया। फिर तो वो खेतों पर अपने साथ उनको काम करने के लिए ले जाने लगे। और जैसे ही फसल का जो सीज़न स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो खेत खाली था, जो फील्ड खाली था, उन्होंने कहा नाना ये खेत खाली है, अब क्या करना है कि अब इसकी जुताई होनी है। कहते हैं उसको जुताई, है ना। ठीक, तो जुताई करने के लिए क्या क्या साधन है। देखिए, पहले जो पुराने साधन थे उसमें किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था। आज थोड़ा सा काम मशीनों के द्वारा थोड़ा सा आसान हो गया है। तो उन्होंने हल को देखा, बैलों को देखा, है ना, और उनने हल और बैलों के द्वारा अपने नाना के साथ खेत को अच्छी तरह से जुताई कराने लगे। अब खेत में जब जुताई हुई तो थोड़ा सा देखा उनके नाना ने कि हल्का सा सूख गया है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था जिससे जुताई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
तभी उनके नाना ने कहा कि बेटा इसको अभी हम थोड़े दिन बाद जोतेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है। तो उन्होंने कहा क्यों, पानी क्यों लगाना है? उन्होंने बताया कि देखिए पानी इसलिए लगाना है क्योंकि जुताई अभी बहुत कठिन हो रही है, बहुत हार्ड हो रही है, जिससे बैल भी थक जाएंगे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और जो मिट्टी है उस मिट्टी में फसल भी अच्छी तरह से नहीं उगेगी। इसके लिए थोड़ा सा नमी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि अब, तो उनके नाना ने कहा कि अब हम इसमें पानी लगाएंगे। तो उन्होंने जो ट्यूबवेल था, जो इंजन था, जो मोटर थी, उसको स्टार्ट किया और पानी लगाने लगे, यानी इरिगेशन करने लगे फील्ड में, और हल्का हल्का उन्होंने पानी लगा दिया। जब पानी कुछ दिनों बाद, 15 डेज बाद, जब पानी सूख गया और सूखने के बाद उसमें हल्का मॉइस्चर रहा, तब उनके नाना ने फिर जुताई स्टार्ट की। बताया कि देखो अब इस मिट्टी को देखो, और ये जो मिट्टी है ये जुताई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब उन्होंने हल के द्वारा जुताई करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे पूरे जो फील्ड था उस फील्ड को अच्छी तरह से जोत लिया। और जोतने के बाद में फिर थोड़े जो बड़े बड़े डेले थे, एक बार जोता, 2 बार जोता, 3 बार जोता, और वो एक अच्छी तरह से बारीक तरह से पूरी कंप्लीट जुताई हो गई। अब बच्चों ने कहा अब ये जुताई किस लिए की? उन्होंने बताया कि देखो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में फसल अच्छी तरह से ग्रो करे, इसमें जितने पानी के पोर्स हैं, जो इनमें पोर होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये पोर के द्वारा जो पानी है वो कंप्लीट फसल को मिल जाए, इनमें मिनरल्स अच्छी तरह से मिल जाए। इसीलिए खेत की जुताई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो पुरानी क्रॉप के सीड थे उनको अच्छी तरह से मिलाना, इसमें जो वेस्ट मटेरियल था उसको अच्छी तरह से मिला देना, जिससे कि इसमें वो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएं और नई फसल को अच्छी तरह से ग्रो किया जा सके। इसलिए जुताई बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही इसमें केचुए के वर्मीफिकेशन के लिए ये जुताई बहुत ज़रूरी है। जो केचुआ है, जो कि घेंसा जिसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म जिसको बोला जाता है, जो कि फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे सॉइल में पोरस बनाए जाते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, उन्होंने जुताई की और जोतने के बाद खेत को 1-2 दिन धूप में खुला छोड़ दिया। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि देखो इसमें कुछ जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो थोड़े से खेत से हट जाएं, ताकि जो नई फसल है उसको वो बीमार ना करे। बच्चों ने कहा ठीक। अब बच्चों ने कहा कि अब हम क्या बोएंगे? तो नाना ने बताया कि देखो अभी जो सीज़न है वो विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न की ही फसलों को हम बोएंगे, जैसे गेहूँ को। और गेहूँ के जो बोने का समय है वो नवंबर और दिसंबर का मंथ एक बेस्ट पीरियड माना जाता है। नवंबर फर्स्ट वीक से गेहूँ बोना स्टार्ट हो जाते हैं और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक गेहूँ प्रॉपरली बो दिए जाते हैं। कुछ जगहों पर थोड़ा सा जल्दी, यानी अक्टूबर में भी गेहूँ को बो देते हैं, जैसा कि मौसम के अनुसार। तो उन्होंने गेहूँ के सीड कहा कि अब बीज किस तरह से लेकर आएँ। तो उनके नाना ने कहा देखो अगर हमारे घर पर जो गेहूँ है, उन गेहूँ में हमारी पिछली बार जो गेहूँ थे वो बहुत अच्छे थे, उनमें कोई बीमारी नहीं थी, और उनका जो ग्रेन है, जो दाना है, वो भी बहुत अच्छा है, तो हम इस बार अपने घर के ही सीड इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे घर पर नहीं होते तो जो सीड जो कि बीज भंडार पर मिलते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे हमको सीड लेकर आना होता। तो उन्होंने वो सीड अपने घर से लिए, जो बीज था वो अपने घर से लिया, और उन्होंने कहा कि इस बीज में हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। ठीक, फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए उन्होंने बीज का एक क्राइटेरिया बताया कि देखिए ये 1 बीघा है या 4 बीघा ज़मीन है, तो इसमें इतना किलो बीज
आप लगाएंगे, ठीक, और इतना खाद आप डालेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि भाई अगर आपका 4 बीघा खेत है तो आप इसमें लगभग 40 kg, है ना, 40 kg, 4 बीघे में 40 kg, या फिर 30 kg, 30 kg गेहूं की सीड को ले लीजिए, और इसमें लगभग 10 kg आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जैसे जिंक वगैरह ऐड कर लीजिए, और यूरिया वगैरह इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। मोस्टली जिंक का यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पर यूरिया का भी यूज़ किया जाता है। जिंक का यूज़ किया, और उन्होंने डाई, जिसको बोलते हैं डाई, है ना, तो जिंक लिया, और गेहूं के 30 किलो गेहूं में 10 किलो डाई, यानी 40 kg वो टोटल मिला लिया, मिक्स कर लिया। और क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो अब बोने के 2-3 प्रोसेस हैं। अब खेत तो तैयार है, लेकिन इस बीज को हमें खेत में बोना है। तो इस बीज को बोने के 2-3 प्रोसेस हैं। एक तो हम हल पर मशीन लगा लेते हैं, बैलों के द्वारा हम इस तरह से खाइयों को बनाएंगे, और इन खाइयों में आप सीड को डाल देना, ठीक। दूसरा ये प्रोसेस है कि खेत हमारा जुता हुआ है और हम इसको इसी तरह से बिखेर देते हैं, ताकि हर एक जो पूरा फील्ड है, इस पूरे फील्ड में जो सीड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तब बच्चों ने कौन सा तरीका अपनाया, उन्होंने कहा कि चलो दोनों तरीके देखते हैं, मशीन वाला भी और ऐसे भी। तो और भी बहुत सारे तरीके बताए, तो उन्होंने डिफरेंट वे में, कुछ जो आधा फील्ड था, आधे फील्ड में हल के द्वारा उन्होंने कूड़ को बनाया, कूड़ बोलते हैं उसको, गहराई में करना, और उसमें बीज को डालते गए। अपने नाना के द्वारा बताया उन्होंने कि भाई बिल्कुल सिमिलर डालना है, इस तरह से आपको लेना है और इस तरह से इसमें डालते रहना है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो एरिया है इसमें इस तरह से सीड को फैला देना है, यानी बिखेर देना है। तब उन्होंने वो सीड बिखेर दिया कि अब तो ये दाना तो ऊपर है, तो ये कैसे जमेगा। तब उन्होंने बताया कि अब हम इस पर एक भारी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पटेला कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहेंगे, पटेला। तो वो भी बांधा, जहाँ पर हल बांधा वहीं पर भैंसों में या बैलों में पटेले को भी बांध लिया, और उनसे कह दिया कि अब एक जो है इसको अच्छी तरह से कसकर रस्सी पर पकड़कर इस तरह से पैर लगाकर इसको दबा दो। तब वो बच्चों ने देखा कि हाँ, अब ये सीड जो है सॉइल में अच्छी तरह से दब गया है, और जितने भी बड़े डेले थे वो भी अच्छी तरह से फूट गए हैं। और सभी खेत में इस तरह से उन्होंने सीड को दबा दिया, ठीक। दबाने के बाद में अब बच्चे बोले अब क्या करना है। तब वो थक गए, तो उन्होंने खाना पीना खाया, और फिर अपने नाना के साथ में घर आ गए। अब उनके नाना फिर से आ, दूसरे दिन उन्होंने बताया कि नाना अब क्या करना है, कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी आज रुक जाओ, कल को हम थोड़ी सी इसमें काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कल क्या काम करना है। तो नाना ने बताया कि चलो कल ही देखते हैं। फिर जब नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे उनको उसमें मैड़ बांधनी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि देखो अब हम इसमें अगर हम पानी लगाएंगे तो पूरे फील्ड में पानी नहीं रुकेगा, अब इसके हम छोटी छोटी क्यारियाँ करते हैं। तो 4 है तो 4 बीघे में हम एक एक क्यारी कर लेते हैं, या जिस तरह से हमारे पानी का बहाव है उस तरह से हम क्यारियों को बांट लेते हैं। तो उन्होंने इसके लिए डिवीज़न किए खेत में, और इसके लिए छोटी छोटी मैड़ बांध दी, जो कि जिसके उपयोग के लिए उन्होंने एक दूसरे उपकरण का उपयोग किया, जिसको कहते हैं मंजा, जिसमें लकड़ी रस्सी होती है और एक इंसान खींचता है, दोनों खींचते हैं, और मिट्टी उससे एक जगह इकट्ठी होती है। तब बच्चों ने उसमें कहा कि इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है, कि हाँ बेटा मेहनत तो लगेगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक थे, और अपने नाना के साथ काम कर रहे थे, और पूरे फील्ड में अपने नाना के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शन के बेस पर उन्होंने सभी खेत में मैंड को बांध दिया।
अब जब बैंड बांध दिया तब उनके नाना बोले कि इनको थोड़ा सा और थिक करना है, मोटा करना है। कि क्यों? क्योंकि बेटा जब पानी लगेगा तो इनसे पानी बाहर ना आए। और तब बच्चों ने फिर उस पर फिर से दोबारा से वर्क किया और उनको ठीक कर दिया, मिट्टी से ठीक कर दिया। तो उन्होंने कहा नाना ये जो गेहूं है ये नहीं उखड़ेंगे? तो नाना ने कहा देखो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लेना है, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो दाने निकल आएंगे। तो बच्चों ने सीखा और उनको अपने नाना ने जो बताया उन्हीं के अनुसार उन्होंने मेड़ को बांध लिया। अब देखा कि अब वो डेली खेतों पे जाने लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि आज जम जाएं, कल जम जाएं। तो कुछ वहाँ पर जो बर्ड थे, पक्षी थे, वो भी खेतों में बैठ रहे थे। तब उनके नाना ने बताया कि इनको भगाना है, नहीं तो ये सारा दाना चुंग जाएंगे और जम नहीं पाएगा। तो ठीक है, बच्चों ने उनको उड़ाना भी स्टार्ट किया और देखा कि कुछ दिनों बाद, लगभग 10 दिन बाद, वो सीड जर्मिनेट हो गए। धीरे 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 उनमें से ग्रीन कलर की जो लीव्स थी वो अराइज हो गई, जो स्टेम था वो अराइज होने लगा, है ना। और जब वो जो सीड हैं और जब फसल लगभग 1 मंथ की हो गई, जब खेत से मॉइस्चर कम होने लगा, तब उनके नाना ने कहा कि अब इसमें हमको इरिगेशन करना है, फर्स्ट इरिगेशन करना है, यानी पानी लगाना है। तब बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड हुए और अपने नाना के साथ पानी लगाने के लिए तैयार हो गए। तब वहाँ पर उनके नाना ने एक को खुरपा दे दिया, एक को फावड़ा दे दिया और उनको बताया कि देखो अब मैं पानी चला रहा हूँ और पानी चलाते टाइम आपको याद रखना है कि कोई भी मैंड यानी जो क्यारी है उस क्यारी का पानी दूसरी क्यारी में ना जाए। जब ये क्यारी भर जाए तब मुझे बताना। तो दोनों बहन भाई लगे रहे और अब उन्होंने देखा कि अरे ये मैंड कट रही है, तब अपने नाना को आवाज़ देने लगे। तब उनके नाना ने बताया कि देखो अब ये पानी हमको रोकना है जब तक ये क्यारी भर ना जाए। तब उन्होंने धीरे धीरे उनको प्रोसेस बताया कि इस तरह से मिट्टी लीजिए और यहाँ पर इस मिट्टी से इस पानी को रोक दीजिए। और इस तरह से बच्चों ने फिर अपने नाना के साथ उस प्रैक्टिस को किया और क्यारी को फिल किया। जब क्यारी फिल हो गई तब उन्होंने बताया कि देखो अब ये क्यारी फिल गई है, अब हमको एक साइड से इससे पानी को काटना है और दूसरी क्यारी में पहुंचाना है। तब इसी तरह से फिर उन्होंने दूसरी क्यारी को फिल किया और इसी प्रोसेस से उन्होंने धीरे धीरे पूरे खेत में फसल को पानी लगा दिया। अब वो कहने लगे कि नाना ये फसल उखड़ जाएगी, पानी में ये हो जाएगा। कि उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें जो जड़ है वो अच्छी तरह से ज़मीन ने पकड़ ली है, इसीलिए हमने खेत की जुताई की थी कि पानी नीचे पोर्स में पहुंच जाए और जो फसल जो उगेगी उसकी जड़ें अच्छी तरह से मिट्टी को बांध लें, फसल उखड़े ना। इसीलिए हमने मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई किया था। ठीक है, अब बच्चे समझ गए, ठीक है नाना। अब उन्होंने जब पानी लगा दिया तब फिर वो कुछ दिनों बाद देखने लगे, डेली जा तो रहे ही थे। अब उन्होंने कहा कि नाना हमारे खेत में ये क्या है? तो उनके नाना ने कहा ये कुछ घास है, कुछ खरपतवार है जिसको वीड कहते हैं। क्योंकि नाना ये तो हमने बोया ही नहीं। कि हाँ बेटा ये बोते नहीं हैं, लेकिन ये खरपतवार है जिसके सीड सॉइल में पहले से ही दबे रहते हैं और ये अपने सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो हो जाते हैं फसल के साथ में। तो क्या अब हम ये भी खाएंगे? तब उन्होंने बताया कि नहीं ये खाना नहीं है, इसको हम निकालते हैं, ठीक है, इसकी गुड़ाई करते हैं। तो उन्होंने कहा अब किस तरह से करना है? तो नाना ने खुरपी लेकर और कुछ पौधों को हाथों से निकालना बताया कि इनको इस तरह से निकालो फसल से। तो फिर वो कहने लगे कि ये फसल खराब नहीं होगी। नहीं नहीं, अभी ये फसल कच्ची है, इसका जो स्टेम है वो कच्चा है, वो सीधा हो जाएगा, तुम आराम आराम से इसको निकालो। अब उन्होंने धीरे धीरे कर कर उस खेत से उस वीट को निकाल दिया। अब उनके दादा ने कहा देखो मैंने तुमसे इतनी मेहनत कराई ताकि तुम सीख जाओ
अगर मैं चाहता तो इसमें कुछ दवाइयाँ भी लगा सकता था, कुछ स्प्रे भी करा सकता था, कि वो क्या उसको बोलते हैं खरपतवार को ख़त्म करने वाली दवाई, है ना। जैसे इसको बोलते हैं वीड, तो उसको बोलते हैं वीडीसाइड। तो उनका स्प्रे किया जाता और ये फसल में जो खरपतवार हो रही थी ये ख़त्म हो जाती। लेकिन उससे जो केमिकल था वो हमारी मिट्टी में चला जाता, और जो खरपतवार थी जिसका यूज़ हमने अपने जानवरों को खिलाने के लिए किया है वो भी नहीं मिल पाता। तो हमारे दोनों काम आसानी से हो गए, और अब हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बच्चे डेली खेतों पे जाने लगे कि अब क्या होगा, अभी तो ऐसे ही हैं, अभी तो ऐसे ही हैं, अभी तो ऐसे ही हैं। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। अब फिर उन्होंने देखा कि जो खेत की ज़मीन है वो फिर से सूखने लगी, तब बारिश भी नहीं हुई थी। और उन्होंने बताया कि नाना ये तो ज़मीन फिर से चटक गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि अब हम इनमें फिर से एक पानी और लगा देते हैं। तब उन्होंने एक पानी और लगा दिया और उस टाइम पे थोड़े से जो गेहूँ थे वो बड़े हो गए, जिससे उनको मैड़ नहीं दिखी। तो उन्होंने कहा नाना अब तो हमको मैड़ दिख नहीं रही है, हमको कैसे पता चलेगा पानी मतलब लग गया है या नहीं लगा है। तो उन्होंने कहा कि अब आपको मैड़ मैड़ ही चलना है, कि टूटेगी नहीं, कि नहीं अब ये नहीं टूटेगी, अब ये मजबूत हो गई है, अब जो मिट्टी थी वो बाइंड हो गई है, इसीलिए अब ये नहीं टूटेगी। तब बच्चों ने उस खेत में पूरे में फील्ड में पानी लगा लिया। अब जब पानी लग गया, ठीक है, फिर उन्होंने फिर इंतज़ार करना स्टार्ट किया। फिर बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। फिर उन्होंने देखा कि एक दिन उसमें छोटी छोटी बाल जैसी निकलने लगी, उस पे फ्लावर्स आने लगे, और वो खुश हो गए कि देखो 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 कितनी ग्रोथ हो गई है। अभी तक ये स्टेम था, अब इसमें छोटी छोटी बड से इन्फ्लोरोसेंस इसमें अराइज होने लगा है, फूल इसमें लगने लगे। अब वो खुशी से अपने नाना को बताने लगे कि देखो ये ऐसा हो रहा है मामा, ये ऐसा हो रहा है। तब उनके मामा और नाना उनको बताने लगे कि हाँ अब इसमें दाने बनने वाले हैं, दाने बनेंगे, अब आप देखते जाओ। तब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये दाने बन रहे हैं। तब उस टाइम पर वैसे एक पानी लगाना होता है, लेकिन अगर मॉइस्चर है खेत में तब ध्यान देना है कि पानी लगाना है या नहीं लगाना है। अगर पानी नहीं है, सूख रहा है खेत, तो लगा दीजिए, और अगर मॉइस्चर कंप्लीट है कि दाना बन जाए तब तक आप फसल में पानी मत लगाइए, वरना फसल गिरने के चांसेस रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, अगर अभी तो हमारे खेत में नमी है और अच्छी तरह से ये जो फसल में दाना बनना है, जो निकल रही है बाल, ये कंप्लीट बनने के बाद में ही हम दाने में पानी लगाएंगे, या फिर वो बेस्ट टाइम होता है पानी लगाने का। अगर उसी टाइम हल्का सा पानी लगा दिया जाए तो गेहूं की फसल को बहुत ही फायदेमंद होता है। बाद में जब दाना बन जाता है तो फसल भारी होती है, जिससे उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है गेहूं का। बच्चों ने अपने नाना के साथ में काम किया, मामा के साथ में काम किया, और फसल को बड़ी बेसब्री से देखने लगे, डेली जा जाकर ऑब्जर्व करने लगे। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे पहले किस तरह से बाल हल्की हुई, उसमें कुछ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे वाइट कलर का उसमें मिल्की जूस जैसा फिल हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे वो पूरा एक कंप्लीट दाना बन गया, और एक बाल पर बहुत सारे दाने उन्होंने देखे। इस तरह से तो हमारे बहुत ज़्यादा गेहूँ निकलेंगे। उनके नाना ने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे कम, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक। तब इस तरह से उन बच्चों को उनके नाना ने पूरी प्रोसेस समझाई, और उन्होंने देखा कि कंप्लीट जो फसल थी उसमें कंप्लीट बाल निकल गए। अब उस फसल में एकदम से कुछ बाल उसकी काली काली होने लगी। अब उन्होंने बताया कि नाना ये कैसा प्लांट है। तो उन्होंने कहा देखो बेटा ये बीमारी लग रही है, इसीलिए हम इस पौधे को कट कर देंगे। उन्होंने तुरंत ही वहाँ से जो पौधा था उसको कट कर दिया और बाहर फील्ड से लाकर जला दिया, ताकि वो बीमारी दूसरे खेतों में या उनकी फसल में ना फैले।
अब इस तरह से जब फसल कंप्लीट पक गई तब उन्होंने बच्चों को बताया कि देखो अब ये कंप्लीट फसल पक गई है। बच्चे कहने लगे अब इसका कलर तो बदलने लगा, ये तो सूखने जैसी हो गई कि हाँ अब ये फसल पक रही है इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है। और जब कलर चेंज हो रहा है तो अब ये जब कंप्लीट पक जाएगी तब बच्चों ने कहा ना ना ये तो मिट्टी सूख रही है, अब इसको पानी नहीं देना है। नहीं नहीं, अब इसको पानी नहीं देना है, अब इस फसल को हमको काटना है, हार्वेस्ट करना है। अब जब कंप्लीट फसल पक गई तब उन्होंने देखा कि उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। हाथों से कटाई की जा रही है, जो दरांती जिसको बोलते हैं उससे कटाई की जा रही है, हशिया जिसको बोलते हैं उससे कटाई की जा रही है। कुछ जगह अब तो मशीनों से कटाई की जाती है और उनको कटाई करने के बाद में उसको छोटे छोटे पैकेट बनाए जा रहे हैं, उनको बांधा भी जा रहा है। तब इस तरह से बच्चों ने फिर धीरे धीरे कटाई भी सीखी, धीरे धीरे गेहूँ को काटा, उनको बांध दिया। अब उनके नाना ने बताया कि देखो अब ये जो हमारे बैल हैं इन बैलों से हम इनको थ्रेस करेंगे, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है वो अलग हो जाएगा और जो बाल है जो दाना है वो अलग हो। तभी बच्चे बोले कि कुछ मशीनें भी हैं। तब उनके नाना ने कहा कि हाँ लेकिन हमारे पास नहीं है। तब उन्होंने पैसे देकर उन्होंने एक मशीन भी ली और फिर उन्होंने थ्रेसिंग स्टार्ट कर दी और उससे जो भूसा था वो अलग हो गया और जो ग्रेन थे वो अलग हो गए। अब तो बच्चे बहुत खुश हो गए कि वाह 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 हमारे घर तो गेहूँ आ गए, गेहूँ आ गए, गेहूँ आ गए। और कि नाना अब इस भूसे का क्या हुआ कि भूसा हम जानवरों के लिए रखेंगे। तो उन्होंने भूसे को भी ढो लिया और गेहूँ को भी ढो लिया और अपने घर ले आए। तो इस पूरी प्रोसेस में जितनी मेहनत लगी है ना, अब बच्चों ने देखा कि किस तरह से फसल को बोया गया, सीड को बोया गया, किस तरह से जुताई हुई, कितने पानी लगे, किस तरह से पानी को लगाया, रोका, मैड़ बांधी, फसल की कटाई की, कितने दिनों तक इंतज़ार किया, तब जाकर ये कंप्लीट प्रोसेस उनको मिला है। उनकी मेहनत का जो फल था, जो क्रॉप थी वो उनके हाथ में आई है। और इस तरह से फिर बच्चों ने कहा कि अब हम इतने अनाज का क्या करेंगे। तो उनके नाना ने कहा कि देखो हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, पहले हम अपने सदस्यों के अकॉर्डिंग खाने के लिए निकाल लेते हैं। हमारे इतने घर में जानवर हैं और इन जानवरों को खिलाने के लिए भी बचा लेते हैं और जो बाकी जो बचेगा उस अनाज को हम मार्केट में भेज देंगे, ठीक। तब फिर उन्होंने जो उनके घर परिवार के लिए जितना अनाज था वो रोक लिया और बाकी मार्केट को सप्लाई कर दिया, मार्केट में उन्होंने बेच दिया और उसके पैसे ले लिए। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट प्रोसेस को उन्होंने अपने बच्चों को समझाया। अब बच्चे बहुत खुश थे कि उन्होंने एक फसल को बोना सीख लिया है। जी हाँ, गेहूँ को उन्होंने बोना सीख लिया है। अब गेहूँ के साथ साथ में उन्होंने दूसरी फसलों को भी देखा, जैसे मटर की फल, जैसे सरसों की फल, है ना, जो कि गेहूँ के साथ में होती हैं, जैसे गन्ने की फसल, ठीक। दूसरी फसलों को भी देखा और उनको भी सीखा कि किस तरह से खेत को तैयार करना है, किस तरह से उसमें पानी लगाना है, कब लगाना है। तो गेहूँ की फसल में ऑलमोस्ट 3 या 4 पानी कंप्लीट होते हैं, बहुत रहते हैं पूरी कंप्लीट फसल को हार्वेस्ट करने के लिए। और गेहूँ की जो फसल है वो विंटर सीजन में ही बोई जाती है, इसको विंटर क्रॉप कहते हैं। और ये लॉन्ग डे प्लांट है, जब इसमें इन्फ्लोरोसेंस होता है तब इसकी जो सन की जो रेज है वो ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा ड्यूरेशन होता है सन का, इसलिए इसको लॉन्ग डे क्रॉप भी कहते हैं। और ये रबी क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी क्रॉप। जी हाँ, जो अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक
इनको हार्वेस्ट किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। ये रबी क्रॉप कहलाती है, जैसे गेहूँ की क्रॉप। फिर दूसरी होती हैं खरीफ, जो उनको समर में बोया जाता है, यानी अप्रैल और मई या जून के मंथ में बोया जाता है, और फिर विंटर में उनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसी जो फसल है वो कहलाती है खरीफ की फसल, जैसे धान यानी राइस। तो राइस को भी उन्होंने बोना सीखा, कटाई करना सीखा, और उनको जो मार्केट में किस तरह से बेचना है वो सब उन्होंने सीख लिया। और कंप्लीट प्रोसेस में जितनी मेहनत लगी उस सभी को उन्होंने अपने द्वारा किए गए जो काम थे, इन कामों को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और फिर उन पर अपनी बुक भी लिख दी। ठीक है, कि किस तरह से फसलों को बोया जाता है, कटाई की जाती है, और कौन कौन से उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, कितने पानी लगाए जाते हैं, कौन सी किस सीज़न में बोई जाती है। इसी के साथ कुछ ज़ैद फसलें भी होती हैं जो साल भर में उगाई जाती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, है ना। तो ये ज़ैद फसलें हैं, और इन फसलों को भी उन्होंने उगाना सीखा। और पूरे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। इस बात के लिए उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिली कि बहुत मेहनत लगती है अनाज उगाने में। जिस अनाज को हम खाते हैं, इस अनाज का हमें आदर करना चाहिए, और बहुत ही मेहनत से इस अनाज को बोया जाता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है और आप किसी फसल को उगाना जानते हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जैसे धान की फसल को अगर उनको उगाना था तो क्या प्रोसेस होंगे। धान की फसल का जो प्रोसेस है वो गेहूं की फसल से बिल्कुल डिफर है। ठीक, जब गेहूं की फसल को हार्वेस्ट कर लिया गया, तब फिर खेत को हल्का सा जुताई करने के बाद में उसमें पानी लगा दिया गया। ठीक, जब पानी सूख जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तब उसमें फिर से जुताई अच्छी तरह से कर दी जाती है, और खेत को ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, जो फंगस हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएं, सारे डिकम्पोज हो जाएं, और धान की फसल को अच्छी तरह से लगाया जा सके। धान की जो फसल है वो एक खरीफ फसल है, और ये फसल के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। गेहूं की फसल में तो 4 पानी में ही काम हो जाता है, 4 पानी में ही फसल कम्प्लीटली हार्वेस्ट भी कर ली जाती है। लेकिन धान की फसल एक ऐसी फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले धान की फसल में सीडलिंग तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? सीडलिंग। और सीडलिंग किस तरह से तैयार की जाती है? जो सीड चाहे मार्केट से लेते हैं या घर वाला सीड, जो कि डिजीज़ लेस हो, जिसमें बीमारी ना हो, बीमारी रेजिस्टेंट होना चाहिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड का उपयोग करना चाहिए। ऐसे सीड को लेना चाहिए जिसमें बीमारी ना हो। तो सबसे पहले एक छोटी सी क्यारी तैयार की जाती है, जिस फील्ड में हमने मिट्टी को सुखा दिया है अच्छी तरह से जुताई करने के बाद में, और उस क्यारी को इतना बनाया जाता है कि अगर 4 बीघा खेत है तो उस 4 बीघे में कितनी सीडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको सीडलिंग तैयार करनी होती है, क्यारी तैयार करनी होती है। तो क्यारी में अच्छी तरह से जुताई करने के बाद में उसमें कंप्लीट पानी को भर लिया जाता है। लेकिन पानी भरने से पहले प्रोसेस करनी होती है, कौन सी? कि जो गेहूँ के सीड हमने बिना भिगोए बोए थे, अब हम गेहूँ के बाद धान की सीडलिंग को किस तरह से तैयार करें। तो गेहूँ के बाद हमें धान की अगर सीडलिंग तैयार करनी है, तो इसके लिए धान के जो सीड हैं, इनको सबसे पहले कॉटन क्लॉथ में भिगोया जाता है। ठीक, जिस सीड लेकर आए हैं उन सीड को एक बर्तन में पानी भरकर
अच्छी तरह से डिबो दिया जाता है पूरे 12 घंटे तक। पूरे 12 घंटे तक उनको भिगोए कर रखा जाता है। और भिगो कर रखने के बाद में इन सीड को 12 घंटे के बाद में एक कॉटन के क्लॉथ में लौटा जाता है। ठीक, कॉटन क्लॉथ में जो ऊपर तैर रहे होते हैं सीड उनको निकाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छी सीड नहीं होते हैं। वो जो है खाली दानेदार होते हैं, जिनमें दाना नहीं होता है, जिनसे नया पौधा नहीं बनेगा। तो इस तरह से इन सीडों को 12 घंटे के भिगोने के बाद में इनको एक कपड़े में लौट दिया जाता है और हल्का हल्का मॉइस्चर में रखा जाता है। और ये 24 घंटे बाद फिर ये सीड से हल्का हल्का इनमें जो स्टेम है, जो लीफ है, वो अराइज हो जाती है। ये सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। अब जो क्यारी हमने बनाई थी उस क्यारी में हमें कंप्लीट पानी भरना होता है। पूरी क्यारी पानी से भरनी होती है। और उस क्यारी में जो डेले होते हैं उन डेलों को अच्छी तरह से बारीक करके फोड़ लिया जाता है। और उसमें जो पटेला, जो कि हमने गेहूं की फसल में यूज़ किया था, उससे उस क्यारी को पूरा एक लेबल बना दिया जाता है, लेबल्ड कर दिया जाता है। और उसमें जो जर्मिनेट सीड हैं धान की सीडलिंग के, उनको बखेर देते हैं। बखेरने के बाद उसमें ऐसे ही रहने देते हैं। और इस तरह से कंप्लीट जब बखेर देते हैं तो 1-2 दिन बाद जो पानी है वो फिर सूख जाता है। और देखते हैं कि फसल की जो सीडलिंग है वो तैयार हो रही है, नहीं हो रही है, उग रही है, नहीं उग रही है। फिर उसमें धीरे धीरे जिस तरह से उसमें पानी की ज़रूरत होती है उसमें पानी लगाया जाता है। और लगभग जो वीड होते हैं उन वीड को भी उस सीडलिंग वाली एरिया से हटा दिया जाता है। और इस तरह से लगभग 1 मंथ में कंप्लीट सीडलिंग तैयार हो जाती है। फिर जो धान के लिए जो खेत हमने जुता कर रखा था, उस खेत में पूरे में अच्छी तरह से उसको तैयार किया जाता है, जुताई की जाती है। और जुताई करने के बाद में जो बड़े डेले हैं वो भी फोड़ लिए जाते हैं और उसमें अच्छी तरह से उसको पटेला लगा दिया जाता है और उसमें मेंड बांध दी जाती हैं, पानी भर दिया जाता है। और जो सीडलिंग तैयार हुई है उसको हाथों के द्वारा निकाल कर उस खेत में बोया जाता है, जिसमें मशीनों के द्वारा भी बुआई होती है और लोगों के द्वारा भी बुवाई होती है। तो सीडलिंग को लगाया जाता है पूरी फील्ड क्रॉप में। और लगाने से पहले अच्छे फील्ड क्रॉप तैयार किए जाते हैं, जिनमें अच्छी तरह से पानी भरा होता है। मिट्टी बहुत अच्छी तरह से बारीक मिट्टी होती है, जिससे पौधों को उसमें, सीडलिंग को उसमें लगाया जा सके। और सीडलिंग को कंप्लीट उसमें खेत में लगा देते हैं। अब जब सीडलिंग लगा देते हैं तो उसी के साथ में उसमें जो वीडी साइड हैं उनको भी पानी में मिला देते हैं। जो खाद है, खाद को भी, फर्टिलाइज़र को भी पानी में मिला देते हैं। एनपीके का यूज़ ज़्यादा किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ जब धान की फसल है तो इस फसल में, अब इस फसल में हम फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ कर देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1-2 दिन बाद देखते हैं कि फसल के जो सीडलिंग हमने बनाए थे उनको अच्छी तरह से वो स्टेबल हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार उस खेत में पानी को लगाया जाता है, यानी इरिगेशन किया जाता है। और इस तरह से जो धान की फसल है इसमें बहुत बार पानी लगाया जाता है। ठीक है, कम से कम 7-8 बार। 8 बार, जहाँ गेहूँ में आधे बार में ही, 3-4 बार में ही फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है, लेकिन धान में कम से कम 8-9 पानी लगाए जाते हैं। और कंप्लीट धान की फसल जब प्रॉपर मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है और इसको थ्रेसिंग के द्वारा अलग किया जाता है। तो कुछ जगहों पर झाड़े जाते हैं, कुछ जगह पे थ्रेसर किए जाते हैं। और जो पराल होता है उसको
पाउडर के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है। और जो अनाज होता है, अनाज से आप जानते हैं कि राइस जो अपने घर के लिए और दूसरे लोगों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से धान की फसल को भी कंप्लीटली ग्रो किया जाता है। इसके साथ में, धान के साथ में उड़द उड़द है ना, जो कि लेग्यूम है, इसको भी बोया जाता है, उड़द है ना। और एक जो एनिमल का एक फॉडर प्लांट है जिसको चरई बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, है ना, बाजरा बोलते हैं, इनको भी इसी के साथ में बोया जाता है। तो याद रखिएगा, रबी क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है, धान को कैसे बोया जाता है, और कितने इरिगेशन इनके लिए चाहिए, यानी पानी कितना किसके लिए चाहिए, सीज़न कौन सा होता है बोने के लिए। तो गेहूं की जो फसल है वो शॉर्ट डे प्लांट में आती है ना। ये बोई तो जून जुलाई में आती है, लेकिन इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब ठंड का मौसम होता है। ठीक। और नहीं, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मई जून में बोने के बाद में जून जुलाई तक इसको बोया जाता है। और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ गलत हो गया, बोया तो भाई मई जून में ही बोया जाता है धान। हम्म। तो लगभग 6 मंथ में इसकी कटाई हो जाती है ना। तो ये याद रखना है, और अच्छी तरह से जो क्रॉप है इसको हार्वेस्ट भी कर लेना है। और अगर कोई बीमारी लग रही होती है खेत में, तो इस बीमारी में जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट हैं इनको हटा देते हैं, है ना, इनको काट कर निकाल देते हैं क्रॉप फसल से, और बाहर लाकर इनको जला देते हैं। तो इस तरह से फसल को किस तरह से बोया जाता है, ये जो क्यूरियोसिटी थी 2 बच्चों में जाहिर हुई, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने नाना से सीखा। और जो खेती बाड़ी का ये जो पूरा काम है, ये एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, किस में आता है, एग्रीकल्चर में। तो अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपने घर में गमले में पौधा लगाया है, या आपने गार्डन में कोई पौधा लगाया है, तो ये सब एग्रीकल्चर में ही आता है। आप समझ लीजिए, आप पौधे को किस तरह से काटेंगे, किस तरह से बोएंगे, किस तरह से पानी लगाएंगे, ये सारा प्रोसेस एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग है। और एग्रीकल्चर एक बहुत ही हार्ड वर्क वाला फील्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें, फिज़िकल हार्ड वर्क होता है। यहाँ मेंटल तो स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, साथ में यहाँ पर फिज़िकल अगर आप स्ट्रांग हैं तभी आप एग्रीकल्चर में वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि किसान भाइयों का साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, वो बहुत मेहनत करते हैं। और जो अनाज हम खा रहे हैं, चाहे वो सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, या स्पाइसेस हैं, इनको उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक। और अगर आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, तो इन फ्रूट्स में तो देखिए पूरे पूरे साल में एक ही बार फ्रूट्स आता है, और कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से इन पौधों को रखाया जाता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली बॉटनी के चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे, और जब बॉटनी के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम ज़ूलॉजी के कुछ चैप्टर को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो पौधे हैं, इन पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। देखिए, हम पहले जो मानव थे वो अपने फूड को सर्च करने के लिए जाते थे, विभिन्न प्रकार के उन्होंने औजार, चाहे वो पत्थरों से बनाए या फिर दूसरे पेड़ पौधों की लकड़ियों से बनाए, जिनका उपयोग वो अपने भोजन के लिए करते थे, या वो पेड़ पौधों को सर्च करते थे, या जानवरों से अपना भोजन लेते थे। तो हम डिपेंडेंट हैं, हम अपने भोजन के लिए, एनिमल जो है अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं।
जबकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड है वो हमें पौधों से मिलती है, चाहे वो शेल्टर है, फूड है, कपड़े हैं, इन सभी के लिए हमें पौधे बहुत ज़रूरी हैं। तो पौधों से प्यार कीजिए और पौधों को बचाते रहिए। आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है पौधों से प्यार करना, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने एक पौधा लगाया है और उस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल की है तो आप सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दूसरों की हेल्प तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपनी हेल्प कीजिए। कि हमें अगर नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए, वातावरण हमें अच्छा चाहिए, हमें एयर प्योर चाहिए, तो हमको अपने वर्क पर फोकस करना है और हमें पौधों को बहुत सेफ रखना है। एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, जिसमें पौधों की कटाई की, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको कहा जाता है। और हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए कि पौधों को सेव रखिए। अगर आप अपने घर में एक ट्री ग्रो करना चाहते हैं तो आप खुद समझेंगे कि इस ट्री को, एक पौधे से पूरा एक वृक्ष बनाने में कितनी मेहनत लगती है। केवल फ्रूट्स के ही नहीं, एनवायरमेंटल के लिए जो बहुत अच्छे प्लांट हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपको एक नीम का पूरा ट्री ग्रो करना है तो आप उसके जो सीडलिंग है, जो छोटा सा पौधा है, अगर आप उसको लगा रहे हैं तो आप सच में देखेंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप किसान भाइयों की मेहनत को अगर समझना चाहते हैं तो अगर आप फील्ड में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप अपने घर में एक पौधे को जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप उसको लगाइए, उसकी केयर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक पौधे को ग्रो करने में जितनी मेहनत लगती है। और किसान भाई तो पूरे देश के लिए अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, तो इनको पूरे देश को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे से पौधे पर उसकी देख रेख करना, उसमें पानी लगाना, उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ा काम है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अच्छी तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स को ग्रो करना चाहते हैं तब कुछ ग्रीन हाउस को बना लीजिए। जी हाँ, ग्रीन हाउस फूलों के प्रोडक्शन के लिए, या जो अनसीजनल अगर आपको क्रॉप खानी है, जो फ्रूट्स खाने हैं, तो उनके लिए भी ग्रीन हाउस बहुत ही कंपलसरी है। तो एक छोटा सा केबिन टाइप ग्लास का हाउस बना लीजिए और उस ग्लास हाउस में, फाइबर हाउस में आप फसलों को अच्छी तरह से दूसरे एनवायरनमेंट से बचाकर फसलों को उगा सकते हैं, जिनमें फ्लोरिकल्चर बहुत ही उपयोग है, बहुत ही उपयोग किया जाता है। फ्लोरिकल्चर डिफरेंट कलर के, जो डिफरेंट मौसम में अलग अलग आप फूल देखते हैं, इन फूलों को मोस्टली ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। और विंटर और समर की क्रॉप में कौन कौन सी फसलें हैं, कौन सी रबी हैं, कौन सी खरीफ हैं, इनको याद रखिएगा। पूरा प्रोसेस हमने आपके साथ शेयर किया है। तो फसलों को प्यार करने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, इनको दूसरे लोगों को बताने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस को लेकर आ रहे हैं। कुछ चैप्टर्स जो कि BSc 6 सेमेस्टर से हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स यानी फुल्ली कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड को भी हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, अगर आज हमने फूड की बात की है तो हम फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। और पौधों में आपको खाने में क्या पसंद है,
फल में कौन सा पसंद है, स्पाइसेस कौन सी पसंद है, साथ ही सीरियल्स कौन से पसंद हैं आपको। क्या आप गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हैं या चावल की, या फिर बाजरे की, मक्के की, कौन सी रोटी आपको ज़्यादा पसंद है। आप फ्रूट्स कौन से खाते हैं और स्पाइसेस कौन से खाते हैं, या आप किस वेजिटेबल का या फ्रूट का जूस पसंद करते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और सोचिएगा ज़रूर कि अगर हम ये फसलों को खा रहे हैं, ये अनाज हम खा रहे हैं जिनसे हमें रोटी कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, तो इनको किस तरह से उगाया जाता है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर अनाज को उगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा सकें। और किसान भाइयों का साथ दीजिए, किसान भाइयों की मदद कीजिए, उनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी रखिए, ताकि जो अनाज हम तक आ रहा है उनको अच्छी कीमत मिल सके। और अगर कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं किसान भाइयों के लिए, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि आने वाले समय में वो अपनी फसल को और ज़्यादा वेल डेवलप्ड कर सके। अब नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कोई दूसरा टॉपिक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हमने फसल के बारे में बात की है कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है। अच्छा देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको इरिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस थोड़े से मॉइस्चर में ही ग्रो होती रहती है। जैसे बात करूँ मैं उड़द, मुश्किल से उड़द जो कि लेग्यूम है, जो कि एक पल्स है, दाल है, अगर इसमें एक ही इरिगेशन काफ़ी है, इस फसल में एक ही इरिगेशन काफ़ी है, और अगर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर बना रहता है तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ना। या फिर बाजरे को ले लीजिए, बाजरे में भी 1 या 2 पानी, मुश्किल से 1 या 2 पानी। तो ऐसी फसलों को उगाना भी आसान होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें इरिगेशन करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी है। बीजों को अगर आपने बखेर दिया है तो ये फसलें बखेर कर भी उगाती हैं और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन इन पर ये ध्यान देना है कि कोई भी पेस्ट इन पर अटैक ना करे, कोई भी पैथोजन इनमें डिजीज़ को ना फैलाए। अगर डिजीज़ लग गई है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो समय समय पर इन फसलों पर स्प्रे ज़रूर कराना चाहिए। अब जैसे हम ग्रेप्स खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, ये फ्रूट्स हैं, है ना। इन फ्रूट्स में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इनकी देखभाल करनी है। ग्रेप्स में तो फिर भी चलिए, जो क्लाइंबर है, इसका जो प्लांट है, जो पौधा है, वो थोड़ा सा मेहनत के बाद ही ग्रो होता है। लेकिन बनाना में तो बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है पौधा, और इसको ऐसी जगह लगाया जाता है जिससे इसका जो स्टेम है वो गिरे ना, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होता है बनाना का। तो फसलों को उगाने से पहले फसलों के नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फसलों के नेचर के बारे में ही बात करेंगे कि पत्तियाँ, फूल, फल किस तरह के होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम जो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन आगे जाकर हम बहुत अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अब देखिए, जैसे असम में है ना, चाय की खेती होती है। चाय की खेती में देखिए पत्तियां कितनी ज़रूरी होती हैं, है ना। पत्तियों से ही चाय का फॉर्मेशन होता है, पत्तियों से ही चाय को बनाया जाता है। तो कितनी पत्तियों की आवश्यकता होती है, किस तरह से चाय की खेती की जाएगी और चाय की फसल को उगाया जाएगा,
जो पत्तियां हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा चाय के पौधे पर बनाने के लिए या अराइज कराने के लिए, बॉर्न कराने के लिए किस तरह से पौधे की कटिंग की जाती है, किस तरह से इसमें एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा दिया जाता है। जो एपिकल डोमिनेंस है, जो एपिकल बड है, उसकी कटिंग की जाती है ताकि प्लांट का जो स्टेम है इस पर एक्सिलरी बड अराइज हो जाएं और उन एक्सिलरी बड से ज़्यादा लीफ को अराइज किया जा सके और जिससे चाय की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ उग सकें। और अगर पत्तियाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो चाय भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी की चाय के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो चाय का पौधा है इसकी देख रेख बहुत अच्छी की जाए। इसमें जो एपिकल बड है उसको अच्छी तरह से कट किया जाए ताकि एक्सिलरी बड अराइज हों और एक्सिलरी बड पर मैक्सिमम ताकि एक्सिलरी बड से बहुत ज़्यादा पत्तियों को बॉर्न किया जा सके। और जब पत्तियाँ होंगी तो चाय की क्वालिटी भी बेस्ट होगी। तो अच्छी चाय में अच्छी पत्तियों की ज़रूरत होती है। और देखिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए भी पत्तियों की आवश्यकता होती है। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और सोर्स ऑफ फूड, चाहे वो एनिमल के लिए हैं या फिर वो पौधों के लिए हैं। क्या है? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो पौधे क्या रहेंगे भाई, अपना भोजन बना पाएंगे और अपना भोजन बना पाएंगे तब हमारे लिए भोजन बनेगा। और अगर पौधे में ही पत्तियां कम है, पौधे में ही फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो वो हमारे लिए किस तरह से फूड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। और अगर पौधों को अच्छा रखना है तो हमें पौधों की देखभाल करनी ही होगी अगर हमें अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए पौधों पर आश्रित हैं, पौधों पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और इनको अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तो अपने फेवरेट फूड का नाम बताइए और आपको खाने में क्या पसंद है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए। आपको गार्डनिंग का शौक़ होना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर का शौक़ होना चाहिए ताकि आप अपने मनपसंद के भोजन पौधों से ले सकें, जिससे आप एनवायरनमेंट को भी हरा भरा रख सकेंगे, ग्रीन रख सकेंगे और साथ ही अपने लजीज खाने को भी खा सकेंगे। तो देखते हैं अभी से हमारे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पौधों की देखभाल करने वाले हैं, जो पौधों से प्यार करने वाले हैं और उनको अच्छी देखभाल में ग्रो करेंगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ़ सुथरा किया जा सके और हमें भी अच्छा फूड मिल सके। पौधों को देखिए काटना बहुत ही आसान हो गया है आजकल, ज़रा सा भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता नहीं कि पौधों को हम काट देते हैं, लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि इसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आज अगर हम एक पौधे को काटते हैं तो एटमॉस्फेयर किस तरह से साफ़ सुथरा रहेगा, किस तरह से साफ़ सुथरा रह सकता है। अगर हमने एक प्लांट को काटा है तो हमें 4 प्लांट लगाने चाहिए और 10 लगाने चाहिए, क्योंकि 10 में से बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, जो कम्प्लीटली ट्री बन पाते हैं। बहुत साल लग जाते हैं एक अच्छे ट्री को बनने में। एक छोटा सा जो पौधा होता है, जो सीडलिंग होता है, फिर सैपलिंग होता है, फिर ट्री जाकर बनता है, तो बहुत सालों में एक ट्री बनता है। और इस ट्री को बनाने के लिए आप मेहनत कीजिए। छोटे हर्बेशियस पौधे तो हम लगाते ही हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एनवायरनमेंट के लिए बड़े पौधों को भी लगाया जा सके, जैसे कि बरगद है, पीपल है, नीम है। हर एक जगह में, हर एक एरिया का एक एनवायरमेंटल ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं
और उसी के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें पौधों को लगाना चाहिए। तो जैसे हमें सर्दियों में गर्म कपड़े पसंद हैं, गर्मियों में हमको कॉटन क्लॉथ पसंद है, इसी तरह पौधों को भी देखभाल कीजिएगा और इन पौधों को जीने दीजिए, इनको कट मत कीजिए। अगर आप कट कर भी रहे हैं तो पौधों को लगाने की भी कोशिश कीजिए और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा आप बनाते रहिए। अगर एनवायरनमेंट साफ़ है तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान बहुत ही साफ़ मिलेगा। और अगर एनवायरनमेंट में पौधे नहीं हैं तो ना तो हम खाना साफ़ खाएंगे, ना तो हमें वायु साफ़ मिलेगी और ना ही हमें शेल्टर में एयर हमारी साफ़ होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आसपास के जो वातावरण है इसको साफ़ सुथरा रखें तो इसके लिए हमें पौधे बहुत ज़रूरी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमें सभी कुछ पौधों से मिलता है। तो खेती में किसान भाइयों का आदर कीजिए, पौधों का सम्मान कीजिए, किसानों का सम्मान कीजिए, अनाज का सम्मान कीजिए और किसान भाइयों का भी साथ दीजिए और अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाते रहिएगा। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ही एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा। और किसान भाइयों को भी हेल्प कीजिए, उनको किस तरह से फसल उगानी है इस पर काम कीजिए।